नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो भाई इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम इंपॉर्टेंट 2000 के आसपास क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि टोटल जो आपका एग्जाम होगा उसमें से स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 150 में से 60 मार्क्स का 60 नंबर का आपसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं और क्लास में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। राज्य का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली वैसे तो हम देश बोलते हैं ना कि भारत देश है, चाइना देश है, अमेरिका देश है, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते हैं, बात करते हैं तो देश की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। डेफिनेशन होती है स्टेट की, राज्य की। अब राज्य की डेफिनेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 एलिमेंट। अब 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 4 एलिमेंट के लिए सबसे पहले होना चाहिए उस राज्य के पास अपना भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एरिया होना चाहिए। उसके बाद में एरिया है तो उस एरिया के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या है तो उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उस देश के अंदर शासन होना चाहिए, यानी कि सरकार होनी चाहिए। तो सी भी सही है, ए बी सी ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? चौथा एलिमेंट होता है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है राज्य का, संप्रभुता। बेसिकली आपसे कई बार इसका अर्थ भी पूछा जाता है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। देखो, संप्रभु राष्ट्र हम किसे कहेंगे? यानी कि एक ऐसा देश, उस देश के अंदर जो भी शासन करने वाली प्रणाली है यानी कि सरकार है, यदि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय लेने में या फिर फैसले करने में स्वतंत्र है तो उसको हम बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। संप्रभुता कहते हैं यानी कि सरकारें देश में जो भी काम करती है, जो भी कानून एक देश के अंदर बनते हैं, यदि उन कानूनों को बनाने के लिए सरकारें स्वतंत्र है, हम किसी के अधीन काम ना करें, देश में क्या कानून बनेगा ये हमें किसी बाहरी देश से पूछने की आवश्यकता ना हो, तो उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। इसके अंदर बाह्य मामले भी शामिल होते हैं, जैसे हमें किसके साथ में मित्रता रखनी है, किसके साथ में हमें शत्रुता रखनी है, या फिर किसके साथ में हमें विदेश नीति की बात आती है, हमारे अन्य देश के साथ में संबंध कैसे होंगे। यदि ये सारी की सारी पावर अपने आप में हम क्या करते हैं, हमारे देश की सरकारें ऐसे फैसले लेने में स्वतंत्र है, तो उसको हम संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। ये 4 एलिमेंट होते हैं किसी भी राज्य के लिए। इनमें से यदि एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो हम उसे फिर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछे आपसे तो संप्रभुता हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ये सभी है। उसके बाद देखिए, राज्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शासित होते हैं? तो राज्य, बेसिकली राज्य का मतलब होता है सरकार से। राज्य का मतलब सरकार से होता है। इसके अंतर्गत यानी किससे शासित होंगे? कानून द्वारा शासित है, संसद के द्वारा, विशिष्ट वर्ग के द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक उत्तर है वो क्या रहेगा? कानून के द्वारा शासित होते हैं। जैसे हमारी कंट्री की बात करते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर भारत का जो सर्वोच्च कानून है उसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। और संविधान के द्वारा ही क्या होता है, हमारा देश की जो सरकार है वो काम करती है, देश की जनता भी संविधान के रूल्स को फॉलो करती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं भैया कि कानून के द्वारा शासित होते हैं। देश में कानून होगा तभी सरकारी काम कर पाएगी, तभी एक देश की अर्थव्यवस्था या फिर जो राज्य व्यवस्था है वो एक अच्छे ढंग से संचालित हो पाएगी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में एक व्यक्ति है, कथन आपसे पूछा है कि फिलिमोर का राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित आज से क्या है, आपसे पूछा है। तो फिलिमोर जो आपका है, उन्होंने क्या बोला कि राज्य मैं किसे कहूंगा? राज्य का मतलब है एक निश्चित भूखंड निवास, यानी कि एक निश्चित की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक निश्चित भूखंड निवास को ही इन्होंने राज्य माना है। तो आपसे कई बार ना इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। कोई व्यक्ति होगा तो पूछ लें कि एक कथन आपको देगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन में कथन होगा और आपसे क्या पूछेगा कि बताओ इस कथन का सही उत्तर क्या है। तो वैसे ही आपका फिलिमोर ने राज्य के संदर्भ में क्या बात बोली है? इन्होंने बोला है कि राज्य क्या है? निश्चित भूखंड निवास है। सारी बातें आपको पढ़नी है, एक सिंगल पॉइंट भी आपको स्किप नहीं करना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके एग्जाम में फायदा होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, चाहे क्वेश्चन का लेवल मैं कैसा भी करवाऊं, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनता है, जैसे 4-5 क्वेश्चन को कंबाइन करेगा एग्जामिनर और आपको इकट्ठा करने को, सोल्व करने को दे देगा। 4 बातें होगी, 4 डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो आपको सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। इसका आशय निम्नलिखित में से क्या है? यह बात किसने बोली है, क्या है? तो बेसिकली जो राज्य एक संगठित इकाई के रूप में है, मानव जाति का विशिष्ट भाग, ये जो आपका है वो राज्य के संदर्भ में बात बोली है। किसने बोली है? तो एक आपके व्यक्ति है बर्गेस। इन बर्गेस के द्वारा ये बात बोली गई। किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। यह भी आपको याद करना है। तो एक कथन किसका है? बर्गेस का है। किसके लिए बोला है? राज्य के लिए बोला है। उसके बाद देखिए, राज्य की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपसे पूछा है। आदर्शवादी सिद्धांत है, वैधानिक सिद्धांत है, आंशिक सिद्धांत है, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य का जो नेचर होता है, देश का जो नेचर होता है वो बेसिकली क्या होता है भाई? आदर्शवादी सिद्धांत भी उसके अंदर हो सकते हैं, वैधानिक सिद्धांत यानी कि विधि के अनुसार कार्य हो रहा हो ये भी हो सकता है, आंशिक सिद्धांत भी हो सकता है। उसके अलावा एक और 4 नंबर पे आपको याद करना है, मार्क्सवादी सिद्धांत भी हो सकता है।
तो ये 4 सिद्धांत होते हैं राज्य के संदर्भ में, आपको याद करना है। ऐसे ही राज्य की प्रकृति जो रहेगी आपकी वो निर्भर करती है। आदर्शवादी सिद्धांत का निमित्त में से क्या आशय आपसे पूछा है? राज्य साहस तथा व्यक्ति साधन, राज्य स्वयं अधिकार, समाज के सभी वर्ग अधिकार, या फिर भरण पोषण राज्य का उत्तरदायित्व होता है। तो जो आपका एक आदर्शवादी सिद्धांत होता है, हमने अभी 4 तरह के सिद्धांतों की बात की। आदर्शवादी सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, आंशिक सिद्धांत या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें से आपसे पूछा है कि जो आदर्शवादी सिद्धांत रहेगा उसमें से उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो इसका मतलब है वो क्या रहेगा कि राज्य साहस और व्यक्ति साधन है, ये बात होती है। ये मतलब बनता है आदर्शवादी सिद्धांत का, यानी व्यक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। वैधानिक सिद्धांत से क्या आशय है? तो आपसे पूछ सकता है कि भैया वैधानिक सिद्धांत का मतलब क्या है। राज्य व्यक्ति के लिए होता है, राज्य की स्थापना अमीर वर्ग, राज्य द्वारा निगमित सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो बेसिकली वैधानिक जो आपका सिद्धांत है राज्य के द्वारा निगमित सिद्धांत होता है, आपको याद करना है। यानी कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक सरकार होती है और सरकार बेसिकली काम करती है विधि के अनुसार, उसी को हम वैधानिक सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि देश में एक कानून बना होता है और उसी कानून को जो फॉलो करती है वो सरकारें करती है और देश की जनता भी करती है। तो राज्य के द्वारा निगमित सिद्धांत होता है। उसके बाद देखिए, राज्य की प्रकृति में मार्क्सवादी सिद्धांत से निमित्त में से क्या आशय बनता है? राज्य उत्पादन केंद्र होते हैं, अमीर वर्ग उत्पादन के प्रमुख आधार है, राज्य में सामाजिक अंतर्विरोध है, या फिर राज्य मानवीय चेतना की उपज है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य जो आपका होता है वो मानवीय चेतना की उपज होती है। हालांकि मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक आपका पूंजीवादी वर्ग आता है और दूसरा आपका सर्वहारा वर्ग आता है, यानी कि जो वंचित वर्ग होते हैं, जो गरीब वर्ग होते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे मजदूर, किसान वगैरह आते हैं, तो वो शामिल किए जाते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत में। तो मानवीय चेतना की उपज की बात यहाँ पे की जाती है। भारतीय राज्य की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? उदारवादी राज्य, गांधीवादी राज्य, मार्क्सवादी राज्य, या फिर ये सही? तो भारत की राज्य की जो प्रकृति है वो बेसिकली इन सभी को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। उदारवादी राज्य भी मानती है, क्योंकि उदारवाद का अर्थ क्या होता है कि जो देश के संसाधन होते हैं तो उसके ऊपर एक पूंजीवादी वर्ग का अधिकार होना, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होना। तो वैसा भारत के अंदर होता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। गांधीवादी सिद्धांत भी यहाँ पे है, पंचायतों का गठन आप समझ सकते हो। मार्क्सवादी राज्य भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, कुछ मामले हैं जिनके अंदर पूंजीवादी वर्ग का अधिकार होता है। उसके अलावा किसान वर्ग भी है हमारे यहाँ पे, है ना। तो मार्क्सवादी राज्य भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? समाज के आधार पर, वर्ग व सामाजिक अंतर्विरोध के बेस पे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बेस पे, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो आपको बताना कि इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली राज्य की प्रकृति का जो मूल्यांकन है वो वर्ग और जो आपका रहेगा सामाजिक अंतर्विरोध, इसके बेस पे होता है ना। वर्ग के बेस पे भारत के अंदर जैसे बात करते हैं तो डिफरेंट वर्ग है, समाज के अंदर क्या स्थिति है लोगों की, उनके अंदर कैसा क्या अंतर्विरोध है, वो बेस करता है कि राज्य की प्रकृति कैसे होगी। क्योंकि देश के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं देश के, उनका नेचर कैसा है, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, देश के अंदर किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप के वर्ग है। जैसे भारत जैसे देश की बात करते हैं तो भारत के अंदर बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा वर्ग भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वर्ग के अंदर, डिफरेंट टाइप के वर्ग है, डिफरेंट कास्ट के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग निवास करते हैं, अलग अलग विचारों के लोग निवास करते हैं। तो राज्य की प्रकृति कैसे होगी वो डिपेंड करता है वर्ग के ऊपर, और सामाजिक अंतर्विरोध, समाज के अंदर स्थिति क्या है लोगों की, उस पर डिपेंड करता है। राज्य की उदारवादी प्रकृति का निम्नलिखित में से क्या आशय बनता है? तो उदारवादी जो प्रकृति होती है उसके अंदर क्या रहेगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता है, निरंकुश शासन है, मिश्रित शासन है, या फिर व्यक्ति अधिकार कम होता है, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली जो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। क्योंकि राज्य जो आपका है, देश जो आपका है, उसके अंदर यदि उदारवादी प्रकृति है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि देश के लोगों के पास में आज़ादी होती है क्या करने की, कि जो आपके देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो भी संसाधन होते हैं उनके ऊपर अधिकार किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, यानी कि व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो यहाँ पे लोगों को आज़ादी होती है, उनके पास में अधिकार होते हैं कि वो चाहे तो जिस मर्जी चाहे वो आपका क्या कर सकते हैं? देश के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका यदि पूछे राज्य की जो उदारवादी प्रकृति है वो जो आपका है उसका मतलब क्या है? तो व्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ पे लोगों को कुछ अधिकार मिलते हैं। हालांकि देश की रक्षा की बात करते हैं, देश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, देश में नीतियों की बात करते हैं, वो तो सरकार के पास होती है, परंतु व्यक्तियों के पास यहाँ पे आज़ादी होती है। उसके बाद देखिए, एडम स्मिथ जो है वो किस प्रकार के राज्य के समर्थक है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको अपन लड्डू क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उदारवादी राज्य, समाजवादी राज्य, मार्क्सवादी राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा। जब भी आप पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आप आसानी से जवाब करते हो कि सर एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ है। हालांकि एडम स्मिथ की बुक का नाम भी आपको पता होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या होता है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक का नाम है। इसी के माध्यम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया, हम कह सकते हैं कि एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव थ्योरी, यानी कि हस्तक्षेप का सिद्धांत हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो भी संसाधन है उनको कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करेगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
लेकिन सरकार नाइट वॉचमैन की ड्यूटी या फिर रोल अदा करेगी, यानी कि सरकार जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो कैसी कैसी जो आपकी जो काम करना है उनको, तो उनके लिए नीतियां बनाना, देश की रक्षा करना, देश के अंदर जो भी काम होगा तो उसको सही तरीके से संचालित करना, ये काम तो आपका किसका रहेगा, एक राज्य का, एक सरकार का रहेगा। परंतु जो आपके एडम स्मिथ है उनका जो समर्थक है, तो उनको प्रकृति जो बात करते हैं उदारवादी राज्य के समर्थक है, यानी कि उदारवादी कह लो, इसको हम पूंजीवादी कह सकते हैं, इसको हम बाजारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, उसके अलावा मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री की इकोनॉमी कह सकते हैं। तो इसके आपके समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ। और इन जो हम पढ़ रहे हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो संसाधनों पर अधिकार होता है वो एक प्राइवेट सेक्टर का होता है, बाजारी शक्ति के द्वारा इसकी संचालन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जेम्स मिल निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्य समर्थक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एडम स्मिथ लगा लो या फिर जेम्स मिल की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों आपके उदारवादी राज्य के समर्थक हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार की शासन पद्धति को विकास किया था, संसदीय शासन, लोकतांत्रिक, अल्प लोकतांत्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अंदर बात करते हैं तो शासन पद्धति कैसी है, तो हमने ब्रिटेन से एक कंसेप्ट को अपना रखा है जिसको बोलती है संसदीय शासन प्रणाली। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो संसद हमारे देश में काम करती है और बेसिकली बात की जाए तो संसद के अंदर होता क्या है कि जो राज्य का हेड होगा, प्रमुख होगा, वो नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा, जबकि वास्तविक हेड की बात करते हैं तो वो सरकार होती है, यानी कि मंत्री परिषद होती है जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। तो ये बात हम जानते भी हैं कि देश में समस्त जो शक्तियाँ होती है, वास्तविक शक्तियाँ, वो पीएम के पास होती है या फिर हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के पास होती है, जबकि नाम मात्र के जो हेड है वो आपके कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली हम फॉलो करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देश में कोई भी कानून बनता है, संसद के पास पावर होती है, संसद ही सारे काम करती है, देश कैसे काम करेगा, देश की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित करना है, तो वो संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से मार्क्स निम्नलिखित में से किसे पूंजीवादी राज्य का लक्षण मानते हैं, यानी कि पूंजीवादी राज्य हम किसे मानेंगे, राजनीतिक नियंत्रण है, राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण है, सर्वहारा वर्ग की सत्ता है या फिर आम जनता का शासन है। तो पूंजीवादी की बात की जा रही है तो मार्क्सवादी जो आपके वो है पूंजीवादी राज्य किसको मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण की बात यहाँ पे की जाती है। उसके बाद देखिए पंचायतों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रकार की राज्य की प्रकृति है, मार्क्सवादी प्रकृति है, आदर्शवादी, गांधीवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक उत्तर वो क्या रहेगा, गांधीवादी प्रकृति हो जाएगा, क्योंकि गांधी की बात करते हैं, गांधी के जो विचार थे वो क्या थे, पंचायतों का गठन करना, यानी कि बेसिकली जो माना है गांधी ने, तो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि देश का यदि विकास करना है तो देश की जो सबसे छोटी इकाई है यदि उसका विकास हो जाता है तो हम मान लेंगे कि देश का विकास होता है। और किसी भी देश में बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई गाँव होती है, एक ग्राम होता है, क्योंकि गाँव का यदि विकास हो रखा है देश में तो हम मान सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है। तो पंचायतों का गठन करना यानी कि गाँव के लोगों को स्वयं पावर देना कि भैया आप क्या कर सकते हो, आप भी शामिल हो जाइए कुछ काम कराने के लिए, यानी कि गांव की स्थिति क्या है, उस गांव की स्थिति को यदि सुधारना है तो उसके लिए जरूरी है कि गांव के अंदर गांव के लोगों के पास में क्या कर दे, कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, जिससे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो बेसिकली यदि सत्ता का बंटवारा हो जाता है बिल्कुल निचले स्तर तक तो हम कह सकते हैं कि पंचायतों का गठन है, पंचायतें काम करती है। तो पंचायतों का यदि गांव का विकास होता है तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये प्रकृति कैसी है, गांधीवादी प्रकृति हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, आपसे पूछा है, पूंजीवादी है, उदारवादी है, मिश्रित है या फिर ये सभी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बेसिकली मिश्रित जो आपकी अर्थव्यवस्था है जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर पूंजीवाद के साथ साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि मिश्रित के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि यदि देश के संसाधनों पर अधिकार यदि प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट लोगों का है तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जो काम करता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि जिस भी देश के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उस देश में संसाधनों पर समस्त अधिकार राज्य का होता है, यानी कि सरकार का होता है। राज्य का मतलब क्या है, सरकार का होता है, सरकार ही सभी के सभी संसाधनों को देखती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो आपका मोटिव होता है वो क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा राज्य की स्थापना करना, एक ऐसे देश की स्थापना करना जिसके अंदर लोगों का अधिक मात्रा में क्या हो, भला हो, कल्याण हो। तो वो आपकी पहचान होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसके अंदर पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों है, यानी कि देश में कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन पे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है, जबकि देश में कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनमें जो कंट्रोल है वो सरकार का है। जैसे बात करते हैं भारत के अंदर रेलवे सरकारी कंट्रोल में है, आरबीआई सरकारी कंट्रोल में है, सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी कंपनियां होती है, सरकारी बैंक्स हैं, सरकारी बात करते हैं तो अन्य आपकी संस्थाएं वगैरह होती है। तो वैसे ही प्राइवेट भी होता है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं। तो इस तरीके से भारत जैसे देश के अंदर क्या है भैया,
सरकारी यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन पे कंट्रोल सरकार का है, जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन पे कंट्रोल आपका सरकार का या कि प्राइवेट का होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है जहाँ पे पूंजीवादी समाजवादी का सह अस्तित्व हो। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आपसे पूछी है। इसमें निजी राज्यों का या फिर निजी क्षेत्रों का प्रभुत्व होता है, बाजार की शक्तियां का प्रभाव होता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी कि मैंने आपको बताया कि इसमें निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का प्रभुत्व होता है, बिल्कुल सही बात है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो प्राइवेट व्यक्ति कोई भी रहेगा भाई, वो क्या करेगा, सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है, अपने हित की बात करता है। उसको नहीं पड़ी होती कि देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है। वो सिर्फ उसका काम क्या है, अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाना। ये भी पहचान है। बाजार की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। यानी कि देखो, अब कोई भी देश रहेगा जिस देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसके अंदर लोग क्या उत्पादन करेंगे, यानी कि संसाधनों पर अधिकार तो प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन लोग क्या उत्पादन करेंगे वो डिपेंड करता है बाजार की शक्तियों पर। यानी कि जो चीज़ बाजार के अंदर मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है, तो भैया वही तो उत्पादन करेंगे ना, उसी चीज़ का तो प्रोडक्शन होगा, वही सप्लाई की जाएगी। तो मार्केट के अंदर बेसिकली डिमांड क्या है, मांग क्या है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और कितना सप्लाई कर पाती है, किस हिसाब से सप्लाई करना है, ये विशेषता होती है किसकी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है, बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता है, निवेश को बढ़ावा करना, या फिर समाज के अंदर विरोध करना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जिसके अंदर बेसिकली बात की जाए कि आर्थिक क्रियाएं सर कौन सी है, भैया ऐसी एक्टिविटी जो धन से संबंधित हो, जिसके अंदर कुछ लेन देन वगैरह हो, उसके ऊपर कंट्रोल यदि राज्य का है, सरकार का है, तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली सरकार जो काम करती है समाजवाद के अंदर, वो क्या होता है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। यानी कि समस्त साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई? अब आपको लग रहा हो कि सर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो भैया एक टॉपिक आपका बनता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपको सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। तो देखो, 5 साल की योजनाएं, देश जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि देखो एक काम करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसकी विशेषता ये भी है कि ऐसी कंट्री के अंदर आपका आर्थिक नियोजन होता है, यानी कि धन का कैसे यूज करना है, देश के संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहचान है। कि देश के संसाधनों पर कंट्रोल तो सरकार का है, लेकिन जो संसाधन सरकार के पास है उनका वितरण किस हिसाब से करना है, कैसे देश को बूस्ट करना है, कैसे देश की इकोनॉमी को सुधारना है, तो इसके लिए आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। तो इसी के अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बेसिकली अपन ने जो कंसेप्ट लिया है वो रसिया से लिया है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ या फिर रसिया से अपन ने ये वाला कंसेप्ट अपना रखा है। इसकी शुरुआत कब होती है आपसे पूछा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951 से। बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ किसकी संस्तुति पर आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। तो योजना आयोग आपको याद करना है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, जिसके जो आपके हेड है वो कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी के बेस पर पंचवर्षीय योजनाएं काम करती थी। तो भारत के अंदर कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई। 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, 2017 तक चलती है 12 पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होकर और 31 मार्च 1956 तक, यानी कि 5 साल तक काम करती है प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। इसके अंदर आपसे पूछे कि इसका जो मॉडल है किस मॉडल पर आधारित थी, तो मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना यहाँ से हेरोड डोमर मॉडल क्या रहेगा, हेरोड डोमर मॉडल हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल। उसके अलावा बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर राष्ट्रीय आय के अंदर सुधार हुआ था यहाँ पे। उसके अलावा जो मेन लक्ष्य रखा गया, मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया, वो कृषि को माना गया, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में। विकास लक्ष्य 2.6 था, लेकिन हमने इससे कुछ ज़्यादा यानी कि इसको प्राप्त किया, अप्रोक्सीमेट 3.6% हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। कितना था हमारा, हमने माना कि 2.6% हम प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तविक हमने 3.6% प्राप्त कर लिया। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी सक्सेस रहेगी। हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई नया नया काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का जोश होता है ना, कि हम इस काम को करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। तो प्रथम जब पंचवर्षीय योजना आई उसके अंदर सरकार ने अच्छा काम किया, लक्ष्य 2.6 था, लेकिन हमने बहुत बढ़िया काम करके 3.6% हासिल यहाँ पे कर लिया। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। उसके बाद में 1953 के अंदर राष्ट्रीय प्रसार सेवा का जो गठन है वो भी इसी के माध्यम से हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं तो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, उसके अलावा दामोदर घाटी है, ये बांध भी आपके इसी के अंदर बने थे। हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ये बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, आपसे पूछा है। पंचवर्षीय योजना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि,
औद्योगिक विकास या फिर ये सभी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है, हमें करना क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं हम लेके आए, प्रति व्यक्ति आय में हमें वृद्धि करनी है, औद्योगिक विकास करना है, जहाँ जो हमें पता लगता है कि जब भारत के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसके अंदर हमने हैवी इंडस्ट्रीज पे बड़ा गौर किया था, बड़ा ध्यान दिया था, औद्योगिक विकास करना, कि जिस भी देश के अंदर उद्योगों का विकास जितना अधिक होगा उतना ही हम प्रोडक्शन अधिक करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से एक मोटी रकम आएगी भारत के अंदर, उससे हमारे देश की जीडीपी में सुधार आएगा, राष्ट्रीय आय में सुधार आएगा, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि देश की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर क्या है, तो 8.6 वार्षिक सही उत्तर रहेगा। हालांकि इससे थोड़ा सा बढ़ चुका है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो 2017-18 की है, इससे थोड़ा बहुत अधिक हो चुका है। योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो योजना आयोग के बेस पे आपका काम करती है, पंचवर्षीय योजना आई थी, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल निम्नलिखित में से क्या था, तो हम पढ़ चुके हैं 1951 से 56 तक रहा था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी, इसके बारे में मैंने बात कर ली, हेरोड डोमर मॉडल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि महालनोबिस की बात करते हैं तो जो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 1961, ये जो मॉडल था आपका ये बेस था पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर बेस था। पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 29 जून को भारत के अंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के अंदर स्थित है। तो मोटा मोटी इतनी बातें आपको यहाँ से पढ़नी है। चक्रवर्ती मॉडल की बात करते हैं तो जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेके 1966 तक, इसका मॉडल था चक्रवर्ती मॉडल। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।